किसी के मन या उसकी मानसिक अवस्था की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक ऐसा लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन ही खराब हो गई हो। अरे बिल्कुल, क्योंकि मन का कोई फिजिकल रूप तो है नहीं जिसे हम देख सके। हाँ, जिस चित्र को समझने की कोशिश की जा रही होती है वो असल में बहुत ही धुंधला और उलझा हुआ होता है। वहाँ कोई ऐसी हड्डी नहीं है जिसे बस प्लास्टर से जोड़ दिया जाए। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि मन की उलझनों को किसी एक सांचे में ढालना या मापना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये एक पूरी तरह से अस्पष्ट इलाका है। हाँ, जहाँ हर इंसान का अनुभव अलग होता है और इसीलिए आज का ये गहरा विश्लेषण इतना दिलचस्प होने वाला है। आज हम किसी मेडिकल जर्नल या विज्ञान के किसी नीरस लेख को डिकोड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आज क्या है हमारे पास? आज हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक और मार्मिक कविता का विश्लेषण कर रहे हैं जिसका शीर्षक है चिंता और चिंतन। क्या बात है, चिंता और चिंतन। हाँ, और इस कविता को सीता भतेजा जी ने लिखा है, जिन्हें सिया के नाम से भी जाना जाता है। वाह, ये कविता तो अपने आप में एक पूरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन लगती है मुझे। बिल्कुल। ये कमाल की बात है कि कैसे कुछ ही पंक्तियों में मन की सबसे जटिल स्थितियों को खोल कर रख दिया गया है। तो आज के इस सत्र का हमारा मुख्य मिशन वही समझना है कि कैसे सिर्फ एक मानसिक अवस्था का बदलाव, यानी चिंता से निकलकर चिंतन की ओर कदम बढ़ाना, चीजों को बदल सकता है। हाँ, और ये बदलाव छोटा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये न केवल हमारे भीतर चल रहे विचारों के बवंडर को शांत कर सकता है, बल्कि ये हमारे वास्तविक शारीरिक अनुभवों को और जीवन की पूरी दिशा को बदल सकता है। सही बात है। अक्सर लोग किसी समस्या के बारे में बार बार लगातार सोचने को यानी सिर्फ चिंता करने को ही समस्या का समाधान या चिंतन मान बैठते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। इस कविता के पहले ही कुछ शब्दों में इस पूरी चर्चा की नींव रख दी गई है। वो कैसे? कविता कहती है कि चिंता तो जैसे गहरी नींद है, पर चिंतन जागरूकता का प्रकाश। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विरोधाभासी शुरुआत है ना? हाँ, गहरी नींद और जागरूकता का प्रकाश, ये दो बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। लेकिन यहाँ पर ना मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। एक मिनट रुकिए। बोली, क्या हुआ? ये जो शब्द है गहरी नींद, अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी बात को लेके भयानक चिंता में होता है तो उसका दिमाग तो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा होता है। हाँ, ओवरथिंकिंग चल रही होती है। बिल्कुल, धड़कनें तेज होती हैं, पसीना आ रहा होता है। तो ये नींद कैसे हो सकती है? देखने में तो वैसा ही लगता है। हाँ, ये तो मुझे पूरी तरह से हाइपर एक्टिविटी लग रही है। एक सोए हुए इंसान और एक चिंता में डूबे इंसान में तो जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए, है ना? देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि हम आमतौर पर चिंता को बहुत अधिक सोचने की स्थिति ही मानते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही थी। हमें लगता है कि हमारा दिमाग बहुत एक्टिव है, लेकिन सीता बतेजा जी इसे नींद क्यों कह रही हैं? क्यों? क्योंकि ये विचारों की अधिकता तो जरूर है, लेकिन इसमें जागरूकता का पूरी तरह से अभाव है। जागरूकता का अभाव, इसे थोड़ा और क्लियर करेंगे? बिल्कुल, चलिए इसे ऐसे समझते हैं। जब कोई इंसान गहरी नींद में कोई बहुत डरावना सपना देख रहा होता है तो क्या होता है? वो डर जाता है। हाँ, सपने में वो दौड़ रहा होता है, गिर रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है। उस इंसान के लिए वो सब एकदम असली होता है ना? हाँ, बिल्कुल सच लगता है उस वक्त तो। लेकिन क्या असलियत में उसका अपने हालात पर कोई कंट्रोल होता है? नहीं, चीजें उसके साथ बस हो रही होती हैं। अच्छा, समझ गई। वो पूरी तरह से निष्क्रिय होता है और रियलिटी से कटा हुआ होता है। चिंता बिल्कुल उसी बुरे सपने की तरह है। ओह वाओ, ये बहुत गहरी बात है। दिमाग में एक्टिविटी बहुत हो रही है, लेकिन गति बिल्कुल नहीं है। इंसान कहीं पहुंच नहीं रहा है, बस अपने ही ख्यालों के जाल में गोल गोल घूम रहा है। यानी ये एक ऐसी नींद है जिसमें आंखें तो खुली हैं लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। एकदम सटीक वही बात है। तो मतलब एक्टिविटी और गति, इन दोनों में बड़ा फर्क है। चिंता मन को उन बंधनों में बांधती है जहां लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ उस बुरे सपने के अंदर फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसके विपरीत स्रोत में चिंतन को जागरूकता का प्रकाश कहा गया है। हाँ, जागरूकता का प्रकाश। चिंतन कोई पैसिव स्टेट नहीं है। जब कोई अंधेरे कमरे में रोशनी करता है तो कमरे की चीजें बदलती नहीं है, लेकिन अब वो उन्हें साफ साफ देख पाता है। सही बात है। और इसीलिए कविता में आगे कहा गया है कि चिंतन मुक्ति का विश्वास दिलाता है। वही तो, चिंता हमें ये महसूस कराती है कि हम फंस गए हैं, जबकि चिंतन प्रैक्टिकली ये भरोसा दिलाता है कि इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। क्योंकि अब वो रास्ता उस प्रकाश में साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल।
लेकिन अगर चिंता सिर्फ एक मानसिक नींद है तो इसका असर हमारे फिजिकल बॉडी पर इतना इतना भयंकर क्यों होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। क्योंकि सीता जी ने इसे सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रखा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हाँ, बताइए। आमतौर पर सोचते हैं कि चिंता दिमाग के अंदर चलने वाली कोई अमूर्त चीज है, लेकिन कविता ऐसे सीधे शरीर के अंदर महसूस कराती है। हाँ, उन्होंने फिजिकली इसको डिस्क्राइब किया है। कविता के शब्द देखिए, चिंता जंजीर बनकर रोकती है, मन को उलझनों में जकड़ लेती है, और फिर वो शारीरिक वर्णन आता है। गले में सूखी गांठ है जो कुछ भी निगलने नहीं देती, एक भारी पत्थर सा सीने पर हो, और वो स्थिति जहां सांसें छोटी होने लगती हैं। बाप रे! ये पढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे किसी को वास्तविक में कोई चोट लग रही हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी आई हो। ये तो एक तरह का फिजिकल पैरालिसिस है। देखिए, ये वर्णन इतना सटीक है कि ये सीधे तौर पर हमारी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से जुड़ता है, यानी हमारे विकासवादी मनोविज्ञान से। अच्छा, वो कैसे? जब शरीर किसी खतरे को महसूस करता है ना, तो हमारा नर्वस सिस्टम तुरंत फाइट ऑफ फाइट यानी लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। भले ही वो खतरा असल में बाहर ना हो, सिर्फ हमारे विचारों में चल रहा हो। बिल्कुल। हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता में बहुत आसानी से फर्क नहीं कर पाता। सच में? हाँ, अगर कोई इंसान अपने ऑफिस की किसी डेडलाइन को लेकर या किसी रिश्ते को लेकर बहुत गहरी चिंता कर रहा है, तो दिमाग बॉडी को ये सिग्नल भेजता है कि अब सामने कोई खूंखार जानवर खड़ा है और जान को खतरा है। ओहो। अब शरीर तो उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा ना। तो ये जो गले की सूखी गांठ और छोटी होती सांसें हैं, ये उसी का नतीजा है? 100%। जब शरीर जान बचाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो वो पाचन यानी डाइजेशन जैसी चीजों पर एनर्जी बर्बाद नहीं करता। लॉजिक तो है इसमें। इसलिए मुंह में लार बनना बंद हो जाती है और गले में वो सूखी गांठ महसूस होती है। मांसपेशियां तनाव से भर जाती हैं। जिसे कविता में सीने पर भारी पत्थर कहा गया है। बिल्कुल। और सांसें उथली और छोटी हो जाती हैं ताकि बॉडी को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन मिल सके। वाह! मतलब बाहर से देखने पर इंसान भले ही कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ लगे, लेकिन उसके अंदर, उसके शरीर में जान बचाने का एक पूरा युद्ध चल रहा होता है। एकदम सही कहा। ये तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है। दिमाग में एक बुरा सपना चल रहा है और शरीर एक काल्पनिक जानवर से लड़ रहा है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? कुछ नहीं। हाँ, स्रोत भी यही कहता है कि चिंता करना व्यर्थ ही होता है, उससे मन और उलझ जाता है। ये व्यर्थ शब्द यहाँ काफी भारी लग रहा है मुझे। अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो जब किसी के सीने पर पत्थर रखा हो और सांसें इतनी छोटी हो रही हों, तो क्या उस स्थिति में कोई लॉजिक वाला समाधान निकाला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो दिमाग वैसे ही काम करना बंद कर देता है। वही तो, चिंता रूपी वो जंजीर इंसान की क्षमता को पूरी तरह से जकड़ लेती है। जितना ज्यादा चिंता की जाती है, बॉडी उतना ही तनाव में आती है। और तनाव में आया हुआ शरीर दिमाग को खतरे के और ज्यादा सिग्नल भेजता होगा, है ना? बिल्कुल। ये एक ऐसा विशियस साइकिल है, एक दुष्चक्र है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। समस्या सुलझने के बजाय और विकराल लगने लगती है। अच्छा, इसीलिए इसे एनर्जी की बर्बादी या व्यर्थ कहा गया है। हाँ। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस जंजीर को, इस दुष्चक्र को तोड़ा कैसे जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है। सौभाग्य से ये कविता हमें इस घुटन में तड़पता हुआ नहीं छोड़ देती। ये बाहर निकलने का रास्ता साफ साफ दिखाती है। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है चिंतन। कविता के अनुसार चिंतन आजादी की राह दिखाकर जीवन को नई दृष्टि देती है। नई दृष्टि। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चिंतन से बुद्धि प्रखर बनती है, ज्ञान का दीप स्वयं जल जाता है। वाह! तो एक तरफ है मन और उलझ जाता है, और दूसरी तरफ है बुद्धि प्रखर बनती है। इस अंतर को समझने के लिए मेरे दिमाग में ना एक चित्र बन रहा है। अच्छा, बताइए वो चित्र क्या है? देखिए, कल्पना करते हैं कि कोई इंसान एक बहुत ही अंधेरे कमरे में बैठा है। ठीक है। और उसके हाथ में धागों का एक बहुत ही उलझा हुआ गुच्छा है। वो इस गुच्छे को ना सुलझाना चाहता है। अब सीने पर उस भारी पत्थर और उस घबराहट के साथ वो अंधेरे में ही उस गुच्छे को सुलझाने की कोशिश करने लगता है। वो बस अंधाधुन किसी भी धागे को खींचने लगता है, बिना देखे। हाँ, बिना देखे। उसे लगता है कि वो कुछ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? अंधेरे में घबराहट के साथ खींचे गए धागे तो गांठों को और पक्का ही करेंगे ना। गुच्छा तो पहले से भी ज्यादा उलझ जाएगा। बिल्कुल सही। यही तो है चिंता। अंधेरे में बिना देखे धागों को खींचना। हाँ। ये पैनिक है, इसमें धैर्य नहीं है। लोग बस क्यों पर अटके रहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये धागा उलझा ही क्यों। बिल्कुल, वहां लॉजिक नहीं होता।
लेकिन फिर वो इंसान रुकता है, वो धागों को खींचना बंद कर देता है, वो कमरे की दीवार पर टटोल कर लाइट का स्विच ऑन कर देता है। अच्छा। और कमरा रोशनी से भर जाता है। अब वो उस गुच्छे को एकदम साफ साफ देख सकता है। अब चीजें बदल गईं। हाँ, अब उसे पता है कि कौन सा धागा कहाँ फंसा है और उसे सुलझाने के लिए किस सिरे को कितनी नरमी से खींचना है। ये जो लाइट चालू करना है ना, यही चिंतन है। क्या बात है, ये बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया आपने। शुक्रिया। और यही वो जगह है जहां चिंता और चिंतन का असली अंतर समझ में आता है। चिंता का मतलब है बार बार एक ही गलत सवाल पूछना, हाँ, जबकि चिंतन है सही सवाल पूछना, जैसे कि मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। बिल्कुल। ये एक एक्टिव और लॉजिकल प्रोसेस है। लाइट जलाते ही बुद्धि प्रखर हो जाती है, जैसे कविता में लिखा है। हाँ, और एक बात जिस पर मुझे यहाँ पर ध्यान खींचना है, वो है कविता की ये पंक्ति, ज्ञान का दीप स्वयं जल जाता है। स्वयं जल जाता है। हाँ, इसका मतलब है कि वो ज्ञान, वो समझ कहीं बाहर से नहीं लानी पड़ी, वो अंदर ही थी। ये एक बहुत गहरी बात छिपी है यहाँ, है ना? हाँ। इंसान को लगता है कि समाधान शायद किसी और के पास है या बाहर कहीं बाजार में मिलेगा, लेकिन कविता कह रही है कि वो ज्ञान आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। सच में हम अक्सर बाहर ढूंढते हैं सब। चिंता के अंधेरे और उस फिजिकल घबराहट ने बस उस ज्ञान को ढक रखा था। जैसे ही चिंतन शुरू होता है, घबराहट किनारे हो जाती है और वो दीपक अपने आप रोशन हो जाता है। अपने आप? बिल्कुल। यही वो नई दृष्टि है जो समस्या को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? मतलब जब कोई उस भारीपन और उस सूखी गांठ से बाहर निकलता है और चिंतन के प्रकाश में आता है, तो वो अनुभव वास्तव में कैसा होता होगा? अच्छा सवाल है। कविता इस मानसिक बदलाव को समझाने के लिए कुछ बहुत ही जीवंत और उम्दा रूपकों का इस्तेमाल करती है। हाँ, उन्होंने मेटाफर्स बहुत प्यारे यूज किए हैं। ये हिस्से सच में एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह महसूस होते हैं। सीता जी लिखती हैं कि चिंतन है सालों जंग लगी बंद खिड़की का अचानक खुलना, खिड़की खोलते ही ताज़ी ठंडी हवा का सीधे चेहरे पर लगना। वाह, ये विरोधाभास देखिए। हाँ, एक तरफ गले में सूखी गांठ और घुटन, और दूसरी तरफ सीधे चेहरे पर ताजी ठंडी हवा। ये सिर्फ विचारों का बदलना नहीं है, ये एक पूरा शारीरिक कायाकल्प लग रहा है। मुझे ना ये सालों जंग लगी बंद खिड़की वाला हिस्सा बहुत गहराई से छू गया। अच्छा। हाँ, अगर हम इसके साइकोलॉजी को समझें तो ये जंग लगी खिड़की हमारे उस दिमाग का प्रतीक है जो सालों से एक ही नेगेटिव दिशा में सोचने का आदी हो गया है। बिल्कुल। जब हम बार बार चिंता करते हैं ना, तो दिमाग में एक ही तरह के न्यूरल पाथवेज यानी सोचने के रास्ते मजबूत हो जाते हैं। हमें हर चीज में बुराई या खतरा देखने की आदत पड़ जाती है। हाँ, दिमाग वही पैटर्न पकड़ लेता है। और यही वो जंग है जो खिड़की पर लग गई है। हम भूल जाते हैं कि बाहर देखने का कोई और नजरिया भी हो सकता है। और उस जंग लगी खिड़की को खोलने में ना थोड़ी मेहनत भी लगती है। हाँ, आसान थोड़ी है। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। जब कोई खिड़की सालों से बंद हो तो उसे धकेलने में जोर लगता है, उसके कब्जे आवाज करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह चिंता की आदत को छोड़कर चिंतन की ओर मुड़ना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब वो खिड़की खोलती है तो जो पहली चीज अंदर आती है वो है ताजी ठंडी हवा। वो राहत का एहसास। हाँ, ये उस राहत का सीधा अनुभव है। इसके साथ ही एक और रूपक जो कविता में है, शांत झील के ऊपर से कोहरे का छटना। ओह, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। क्या प्रश्न! और शायद चिंतन को समझने के लिए सबसे गहरा रूपक भी यही है। देखिए, जब किसी झील पर घना कोहरा छाया होता है तो क्या होता है? हमें झील का पानी दिखाई नहीं देता और क्या। हाँ, सब कुछ धुंधला और डरावना लगने लगता है। कोहरे में ना एक छोटी सी नाव भी किसी बड़े राक्षस जैसी लग सकती है। हाँ, क्योंकि कुछ साफ नहीं होता। तो चिंता भी यही कोहरा है जो रियलिटी को डरावना बना देता है। लेकिन झील के पानी का क्या होता है उस वक्त? यही तो मुख्य बात है। कोहरे के होने या ना होने से झील की गहराई या उसकी शांति पर कोई असर नहीं पड़ता। अरे हाँ, झील तो वैसे ही रहती है। झील अपनी जगह पर पहले से ही पूरी तरह शांत है। समस्या झील में नहीं है, समस्या उसके ऊपर छाए हुए उस कोहरे में है। मतलब समस्या आवरण में है। बिल्कुल। तो जब चिंतन किया जाता है तो हम झील के पानी को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, हम तो केवल उस अज्ञान के कोहरे को हटा रहे होते हैं। वाह! जैसे ही कोहरा छटता है, मन की वो शांति, वो स्पष्टता जो हमेशा से वहां थी, वो
फिर से दिखाई देने लगती है। मतलब हमें शांत होने के लिए कहीं बाहर जाने की या कुछ नया हासिल करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम अक्सर बाहरी दुनिया में शांति खोजते हैं या सोचते हैं कि जब आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम शांत होंगे। वही सबसे बड़ी भूल है। हम बिना वजह झील के पानी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हमें सिर्फ उस कोहरे के छटने का इंतजार करना था या उस कोहरे को हटाना था। ये नजरिया तो पूरी लड़ाई को ही बदल देता है ना? हमारी मूल प्रकृति ही वो शांत झील है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। चिंतन कुछ नया नहीं बनाता, वो बस उस चीज को उजागर करता है जो पहले से हमारे भीतर मौजूद है। ये उस भ्रम को तोड़ता है जो चिंता ने पैदा किया था। बहुत खूब। इस सब के बाद जब हम कविता के अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं तो ये पूरी चर्चा हमें एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। एक आखिरी फैसला। हाँ, सभी रूपकों और गहन विश्लेषण के बाद अंत में एक आखिरी विकल्प बचता है। वो क्या है? कविता कहती है, जीवन की राह पर चलना तो है, चिंता करते हुए अज्ञान के अंधेरे में भटकें या चिंतन के ज्ञान से राह को रोशन करें। ये पंक्तियां जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई को बयान करती हैं। हाँ, यहाँ श्रोता एक बहुत ही स्पष्ट अनिवार्यता की तरफ इशारा कर रहा है। जीवन की राह पर चलना तो है। बिल्कुल, रुकना तो विकल्प है ही नहीं। समय किसी के लिए नहीं रुकता ना। कोई अचानक ये नहीं कह सकता कि मैं अभी मेंटली बहुत परेशान हूँ, मेरे सीने पर भारी पत्थर रखा है, तो इसीलिए मैं इस जीवन की यात्रा को कुछ महीनों के लिए पॉज कर देती हूँ। हाँ, दुनिया कहाँ रुकती है? दुनिया तो आगे बढ़ती रहती है। वही तो, हम ये बिल्कुल नहीं चुन सकते कि रास्ते पर चलना है या नहीं। हमारी एकमात्र आज़ादी, हमारी एकमात्र चॉइस सिर्फ इस बात में है कि हम उस रास्ते पर कैसे चलेंगे, अंधेरे में या रोशनी में। बिल्कुल। और यही वो आखिरी निर्णय है जो हर इंसान को रोज लेना होता है। अगर हम इस पूरी चर्चा के सभी धागों को एक साथ पिरोएं तो हम देखते हैं कि चिंता और चिंतन ये दोनों ही असल में हमारे फ्यूचर या हमारी करंट सिचुएशन के बारे में सोचने के तरीके ही हैं। हाँ, दोनों में ही हम सोच ही रहे हैं, दोनों में ही ऊर्जा लगती है, दोनों ही मानसिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उनके परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है। एक हमें अज्ञान के अंधेरे में भटकाता है, जहां हम ठोकरें खाते हैं, हाँ। जहां हम जंजीरों से बंधे होते हैं और घुटन महसूस करते हैं। यह हमें एक ही जगह पर गोल गोल घुमाता रहता है। और दूसरा यानी कि चिंतन, ये एक शक्तिकरण, एक एम्पावरमेंट की प्रोसेस है। ये हमारे भीतर की उस ताज़ी हवा को अंदर आने देता है और ज्ञान के प्रकाश से हमारी राह को रोशन करता है ताकि हम गड्ढों से बच सकें और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। चुनाव पूरी तरह से हमारा ही है कि हम किस अवस्था के साथ इस अनिवार्य यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं। सही कहा। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अगर देखा जाए तो सीता बथेजा जी की ये कविता महज कुछ शब्दों का समूह नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा सफर है। हाँ, ये चिंता के उस डरावने सपने से लेकर चिंतन के स्पष्ट प्रकाश तक का एक तय किया हुआ सफर है। ये हमें उस दम घोटू सूखी गांठ और भारी पत्थर से निकलकर ताज़ी ठंडी हवा और शांत झील तक ले जाती है। और हमारे सभी सुनने वालों के लिए ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये चर्चा ना एक अलार्म की तरह काम कर सकती है किसी के लिए भी। अगली बार जब भी किसी को अपने शरीर में बिना किसी वास्तविक बीमारी के भारीपन महसूस हो, गले में गांठ लगे या सांसें छोटी होती हुई लगे, तो ये एक साफ संकेत है। संकेत किस चीज का? कि मन चिंतन के प्रकाश से दूर जाकर चिंता की उस गहरी और खतरनाक नींद में फिसल रहा है। बहुत सटीक बात कही आपने। और जैसे ही इस फिजिकल सिग्नल को पहचान लिया जाता है, वहीं पर उस नींद्रा से जागने का, उस लाइट स्विच को ऑन करने का ऑप्शन चुना जा सकता है। हाँ, जागरूकता ही उस कोहरे को काटने का सबसे पहला कदम है। एकदम सही। और इसी के साथ हम अपने इस गहरे विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। इस पूरी चर्चा ने खासकर उस बंद खिड़की वाले रूपक ने एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ा है। हाँ, मैं भी उसी बारे में सोच रहा था। एक ऐसा विचार जिस पर शायद कोई भी इंसान अपने स्तर पर अकेले में मनन करना चाहेगा। बिल्कुल। क्योंकि कविता के अनुसार चिंता एक सालों जंग लगी बंद खिड़की की तरह है। तो अगर कोई व्यक्ति इस वक्त अपने जीवन के किसी भी हिस्से में, चाहे वो कोई रिश्ता हो, करियर हो या खुद अपनी ही कोई आदत हो, वहां अगर घुटन या ठहराव महसूस कर रहा है तो उसके मन की वो सबसे पहली और सबसे छोटी खिड़की कौन सी हो सकती है जिसे आज खोलने का प्रयास किया जा सकता है?
बहुत ही खूबसूरत सवाल। शायद उस जंग लगी खिड़की को खोलने में थोड़ा जोर लगे, थोड़ी परेशानी हो, लेकिन जरा सोचिए कि वो पहली ताज़ी हवा का झोंका कैसा महसूस होगा। वो झोंका जो उस कोहरे को हमेशा के लिए छांटना शुरू कर देगा। बिल्कुल। बस उस छोटी सी खिड़की की तलाश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।